बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंट्री टेस्ट का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 22 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर जो 21st लेक्चर था हमारा, उसमें हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया था और आलमोस्ट हम उसको 60% के करीब कर चुके थे। 12.56 तक मैंने काम आपको करवा दिया था। 12.7 और उससे ऑनवर्ड जो काम है वो आज हमने करना है। 12.7 के अंदर जो आपको चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी वो है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। हेडिंग लिख दी है मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और बेसिक जो फार्मूला इसका होता है वो एक आप जूनियर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, कि हाफ बेस इनटू हाइट, यानी 1/2 टाइम्स बेस इनटू हाइट। बेस अगर आपको बेस की लेंथ पता हो ट्राइंगल की और उसकी हाइट पता हो तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दिया जाए तो ये ट्राइंगल का एरिया बन जाता है। ये तो बेसिक फार्मूला होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डाटा पे फार्मूला डिपेंड कर रहा होता है। डाटा में हमें बेस भी नहीं पता होती और हाइट भी नहीं पता होती, तो फिर ये फार्मूला वहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। तो डिफरेंट केसेस हैं, जिस तरह आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने 12.4, 12.5, 12.6 में ट्राइंगल को सॉल्व करने के 3 केसेस पढ़े थे। मैं थोड़ा सा आपको बोल के बताता हूँ। पहला केस था जिसमें 2 एंगल्स और एक साइड आपको गिवन थी, उसमें आपने सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किया था। फिर आपको 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन था, तो फिर आपने डिफरेंट वे यूज़ किया था। और एंड में जो थर्ड केस में था जब जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन थी, तो वहाँ पे हमने डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया था। इसका मतलब है कि जिस तरह सॉल्यूशन जो होता है वो डाटा डिपेंडेंट होता है, इसी तरह से एरिया भी निकालना डाटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी हम 3 केस पढ़ेंगे, जिस तरह का डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हम यहाँ पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। तो मैं लिखता हूँ 3 यहाँ पे केसेस हैं जो पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 12.7 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें देयर आर 3 केसेस, 3 आपके पास यहाँ केसेस हैं। वैसे तो एरिया निकालने के बहुत सारे फार्मूले आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाले फार्मूले भी आ जाएंगे, और भी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक अलग से फार्मूला होता है। इसी तरह से यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली 12.7 की बात करें कि इस एक्सरसाइज के अंदर 3 केसेस हैं हमारे पास। वो कौन से 3 केसेस हैं? पहला केस हमारे पास ये है कि जब डाटा जो आपको गिवन है इसमें 2 आपको साइड्स गिवन हो ट्राइंगल की, इफ़ 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। जब आपको 2 साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, जैसे अगर मैं ट्राइंगल बना के आपको बताऊं तो ये अगर एक कोई सी भी ट्राइंगल हो सकती है, लाजमी नहीं कि इस तरह का कोई आइडियल ही उसकी शेप बनाई जाए। ये अल्फ़ा एंगल हो गया, बी पे बीटा एंगल हो गया, सी पे गैमा। ए के अपोजिट यूजुअली ए होता है, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये यूजुअल नोटेशंस होती हैं ये वाली। तो ए और बी इंक्लूड करते हैं गैमा को, बी और सी साइड इंक्लूड करती है अल्फ़ा को, ए और सी इंक्लूड करता है बीटा को। तो इस तरह का डाटा हो कि 2 साइड्स हो आपके पास और इनका इंक्लूडेड एंगल हो, जैसे लॉ ऑफ कोसाइन की आपने कंडीशन 12.5 में पढ़ी थी। तो अगर ऐसा डाटा होगा देन जो एरिया होगा, ये डेल्टा आम तौर पे हम यहाँ एरिया के लिए लिख रहे होते हैं। डेल्टा का मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ, अगर लेट से आपको गिवन है ए और बी, तो ए और बी गैमा को इंक्लूड करते हैं तो फार्मूला होगा ए बी साइन गैमा। अगर आपको गिवन है कोई और 2 साइड, जैसे आपको ए और सी गिवन है, तो ए और सी बीटा इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ऑफ बीटा। इसी तरह अगर आपको ए और बी, ए सी, और अगर अब आपको बी और सी गिवन हो तो बी और सी इंक्लूड करते हैं अल्फ़ा को, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा। तो जिस तरह का डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ करना है। इसका मतलब फार्मूला एक ही है, सिर्फ उसकी 3 फॉर्म्स हैं कि ए बी के लिए डिफरेंट है, बी सी के लिए डिफरेंट है और ए सी के लिए डिफरेंट है। ये तो हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 पे। ये तीनों फार्मूला देखने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको MCQs का आइडिया हो कि इनसे किस तरह के MCQs बन सकते हैं। वैसे तो याद रखें कि ये फार्मूले एज़ इट इज़ भी आपके MCQs में आ सकते हैं कि डाटा आपको दिया जाए कि ए और बी गिवन है और साथ गैमा, तो बताएं कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है। और फार्मूले में भी हो सकता है साइन की जगह कॉज लिखा हो या मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हो। इतना याद रखना है कि जो 2 साइड्स होंगे उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो साथ लिखा होना चाहिए।
केस 2 की तरफ आते हैं। इसमें हम ये कहेंगे इफ़ टू एंगल्स एंड वन साइड इज गिवन। अब ये टू एंगल्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन से दो एंगल्स होंगे। यहाँ तो हमने कहा था ना दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल होगा। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई से भी दो एंगल आपको पता हो लेकिन उसके साथ एक साइड गिवन हो। अगर आप रिकॉल करें तो ये 12.4 में लॉ ऑफ साइन का डाटा इस तरह का हुआ करता था। तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि चूँकि टू एंगल्स अगर आपके पास हों तो ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा एक बेसिक सा रूल होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल्स पुट करके तीसरा एंगल पहले फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला यूज़ करेंगे, देखिए कौन सा। अब आपके पास फार्मूला यूँ बनेगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़, अब देखें लेट से मुझे साइड ए गिवन है, तो ए के अपोजिट एंगल कौन सा होता है? अल्फ़ा। जिस तरह ए के अपोजिट आप देख सकते हैं कौन सा? अल्फ़ा। तो नीचे आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ अल्फ़ा और इसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर और साइन अल्फ़ा, साथ 2 भी आ जाएगा। बाकी जो दो बच गए हैं साइन बीटा और साइन गैमा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतना याद रखें, दो एंगल्स गिवन होंगे, तीसरा एंगल आपने 180 में से माइनस करके बनाना, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं 1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इनका सम कितना होता है? 180। तो मुझे अगर दो एंगल कोई से भी गिवन है, अल्फ़ा बीटा गिवन तो मैं गैमा निकाल सकता हूँ, गैमा अल्फ़ा गिवन है तो बीटा निकाल सकता हूँ, बीटा गैमा गिवन है तो अल्फ़ा निकाल सकता हूँ। यहाँ पुट करके 180 में से माइनस कर देंगे तो आपको जो रिमेनिंग तीसरा एंगल है वो मिल जाएगा। ये फार्मूला एक हो गया ये ए के लिए। इसी तरह अगर मुझे बी साइड गिवन हो तो बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा, और बी के अपोजिट बीटा होता है तो साइन बीटा नीचे आ जाएगा साथ 2, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और सी के अपोजिट गैमा होता है तो नीचे आ जाएगा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2। ये भी आपके पास डेल्टा आ गया, ये भी आपके पास डेल्टा। तो ये हो गया सेकंड केस। अब आते हैं थर्ड और लास्ट जो केस इस एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे वो है, अभी आपने पढ़ा टू साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, इसमें आपने पढ़ा टू एंगल्स और एक साइड। अब हम वो पढ़ेंगे जिसमें आपको तीनों साइड्स गिवन हो। तो मैं लिखता हूँ, when all the three sides are given, यानी ए बी सी तीनों आपको पता है, तो फिर जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हीरोज़ फार्मूला। और हीरोज़ जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था उसके नेम पे रखा गया है। डेल्टा आपके पास इक्वल होगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हीरोज़ फार्मूला। इसमें एस क्या चीज़ है? ए बी सी तो ट्राइंगल की साइड्स होगी, वेयर एस के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करके हाफ़ किया जाए, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल द साइड उसका हाफ होता है एस। तो ये फार्मूले थे हमारे पास। अब हम ये करते हैं कि एक दो क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में करते हैं। पहले तो मैंने आपको कहा कि आपके एंटी टेस्ट के MCQs में और फेडरल बोर्ड के भी MCQs में ये फार्मूले एज इट इज़ पूछे भी जाते हैं कि ये कंडीशन है, बताएं कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, और इनकी बेस पे MCQs भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मैं आपके सामने एक दो MCQs बनाता हूँ ताकि ये जो डाटा हमने आज पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसको यूटिलाइज़ करना हम लोग सीख लें। अच्छा जी, मैंने एक MCQ लिखा आप लोगों के सामने कि इफ़ इन अ ट्रायंगल ABC ए साइड 6 है, बी साइड 4 है, और एरिया ट्रायंगल का डेल्टा जो है वो 6 स्क्वायर यूनिट है, तो बताएं फिर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। यानी ये ज़रूरी नहीं होता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एरिया ही पूछा जाए, एरिया की बेस पे कोई और चीज़ भी ट्रायंगल का कोई और एलिमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप देखें ज़रा कि जिसमें आपको दो साइड्स गिवन होती हैं ए और बी, ये केस 1 था जिसमें दो साइड के साथ इसका इंक्लूडेड एंगल भी होना चाहिए। तो ए और बी अगर देखा जाए तो गैमा को इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं इसका यानी हमने ऑप्शन टिक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो मुझे अगर गैमा मिल जाए तो मैं गैमा को 180 में से माइनस करूँगा, बाकी जो बचेगा वो अल्फ़ा और बीटा का सम होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इनडायरेक्टली गैमा फाइंड करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। तो ये देखें इसकी रीज़न के कैसे सॉल्व होगा। ये डेल्टा आपके पास होगा हाफ ऑफ ए बी साइन ऑफ गैमा। तो ये देखें डेल्टा की जगह 6 पुट कर दें, ए की जगह भी 6 आ जाएगा, बी की जगह 4 आ जाएगा, और गैमा तक पहुंचना चाह रहे हैं आप।
तो ये यहाँ से 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12, 12 वहाँ जाके डिवाइड कर दें तो 6/12 इक्वल आ रहा है साइन गैमा के। 6/12 आप जानते हैं 1/2 होता है, और साइन उस तरफ शिफ्ट करें तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और ये होता है आप जानते हैं 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। लेकिन जी गैमा में मिल गया यहाँ से कितना, अगर वो हमसे गैमा पूछता तो हम 30 डिग्री टिक करते, लेकिन उसने हमसे अल्फ़ा और बीटा का सम पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में अल्फ़ा बीटा गैमा इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर अल्फ़ा और बीटा का सम चाहिए हमें तो गैमा इधर ला के माइनस करेंगे, 180 माइनस गैमा, गैमा कितना है 30 यहाँ प्लेस करें तो 180 माइनस 30 आपको आंसर मिलेगा 150। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 150 डिग्री। ये हो गया इसका एक MCQ। बाकी MCQs मैंने आपसे कहा है कि चूँकि यहाँ टाइम कम होता है, हम चाहते हैं कि यहाँ आपकी बेसिक चीज़ें रिवाइज हैं, कंसेप्चुअल काम यहाँ पे हम करते हैं, और जो इसके MCQs और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होती हैं कुछ ना कुछ यहाँ भी डिस्कस होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उसको डिस्कस करते हैं जूम वाली जो लाइव क्लास होती है उसमें, ताकि उसमें आपकी पार्टिसिपेशन भी हो, और अगर वो शॉर्टकट या कोई MCQ आपको समझ ना आए तो आप 1-to-1 डिस्कस भी कर सकें। आगे चलते हैं, एक स्पेशल केस लिखते हैं इसका हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्पेशल केस वो होता है जिसमें ट्रायंगल इक्विलेटरल हो, जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या हों, इक्वल। तो ये देखें कि अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ये साइड भी लेट से A है, ये भी A है और ये भी A, और ये आप जानते हैं ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल होगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो फिर तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो फिर तीनों एंगल अगर सेम हो गए तो इसका मतलब है 180 के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 60, 60 और 60। अब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, देखें तो एरिया का फार्मूला कोई एक यूज़ कर लें जिसमें दो साइड्स, ये वाला यूज़ कर लें, दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल। तो दो साइड्स A और A और जो एंगल इंक्लूडेड है वो कितना है 60। तो एरिया होगा हाफ ऑफ A इंटू साइन ऑफ 60। साइन 60 होता है √3/2, तो ये बनेगा A²/2, यहाँ आ जाएगा √3/2। तो हमने एक फार्मूला डेवलप कर लेना है, फार्मूला बन गया √3A²/4। ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब जब भी कभी आपसे कहा जाए कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल किसी MCQs में यूज़ हो रही है और उसका एरिया आपको या तो डायरेक्ट फाइंड करना है या उस एरिया की बेस पे कोई और चीज़ फाइंड करनी है, तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद रख लें, बजाय इसको सॉल्व करने के √3A²/4। A उसमें ट्रायंगल की साइड की लेंथ को शो कर रहा होगा। अब एक MCQ बनाता हूँ इसका मैं, देखें MCQ हम यूँ बना लेते हैं कि इफ़ in an equilateral triangle ABC, लेंथ किसी भी ले लें, लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 6 यूनिट। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर साइड की लेंथ कितनी है 6 है, देन 6 यूनिट होगी हर साइड की लेंथ। तो आपने बताना है देन एरिया क्या होगा फिर इसका, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी सिंपली लिखते हैं, ये भी शॉर्ट करके ज़रा, कि देन आपने फाइंड क्या करना है, उसमें डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा मीन्स एरिया फाइंड करना है आपने। तो बजाय इसके कि फार्मूला सोचें कौन सा अप्लाई होगा, आप ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ करें। देखिए आंसर हमारा क्या होगा इसमें, आंसर हमारा होगा कि डेल्टा इक्वल होता है √3/4 और साथ क्या होता है A²। A का मतलब उसकी लेंथ, तो ये आपको आंसर क्या मिला √3/4। A कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 36/4 9 आ जाएगा, तो 9 टाइम्स √3, ये उस ट्रायंगल का आ जाएगा आपके पास एरिया। एक बात आप और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से ऑब्ज़र्व करें, अगर आप कर सकते हैं, जो कि एक बार एक MCQ नस्ट के एंटी टेस्ट का आया हुआ था, ज़रा सुनिएगा, मैं बोलता हूँ चूँकि यहाँ लिखने का टाइम नहीं है। आपको 4 ट्रायंगल्स दी हुई थी, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल और एक जो बच गई आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई थी। यानी 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ की ट्रायंगल दी हुई थी, और ये कहा गया था
कि किस ट्राइंगल का एरिया कभी रैशनल नहीं हो सकता, यानी ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसका एरिया हमेशा इर्रेशनल ही रहता है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसमें ए को जो मर्ज़ी पुट कर दें स्क्वायर हो के वो जो भी बनेगा अल्टीमेटली √3 उसमें प्रेजेंट रहेगा, यानी इर्रेशनल नंबर अकर करेगा उसमें। सो वी कंक्लूड दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नेवर बी रैशनल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कभी रैशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये नोट बना के। तो 4 अगर आपके पास ऑप्शंस हों और आपसे कहा जाए कि किस ट्राइंगल का एरिया कभी रैशनल नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखते हैं नोट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नेवर बी रैशनल, यानी इसका एरिया हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ √3। चलें जी यहाँ बात वाइंड अप करते हैं। ट्राइंगल के एरिया का टॉपिक मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद हम आते हैं जो 12.8 है, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हम कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड। उससे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन उस एक्सरसाइज के लिए हमें चाहिए मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, ताकि फिर उसके 1-2 MCQs करें और आपको आइडिया हो जाए कि वो किस तरह से हमने उसके MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी 12.8 स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ हमने आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी है, उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक एक करके 2-2 करके मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके फार्मूले लिख के हम उसको यूटिलाइज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले तो ये है कि एरिया का जो फार्मूला आपने हीरोज़ फार्मूला पढ़ा था उसका हमने यहाँ रेफरेंस कोड किया, क्योंकि जो एक्सरसाइज हम करने लगे हैं MCQs की पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ज़्यादातर जो डेल्टा क्या फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो हीरोज़ फार्मूला होगा, इसलिए इसका पता होना आप लोगों को ज़रूरी है। साथ इसका रेफरेंस का नेम भी लिख दें, हीरोज़ फार्मूला। फर्दर मोर ये है कि कुछ और फार्मूलाज भी हमारे पास हैं जो हमने पढ़ने हैं। इनमें हीरो फार्मूला में आप जानते हैं कि ABC तो साइड्स को शो करता है, S होता है पेरीमीटर का हाफ, सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। इधर अगर हम आएँ तो 2 तरह के रेडियस लिखे मैंने आपके सामने। एक रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल कौन सा होता है? जो ट्राइंगल के तीनों वर्सेस को टच कर रहा होता है। तो ये सर्कल ABC ट्राइंगल के तीनों वर्सेस को टच कर रहा है, इसलिए ये सर्कम सर्कल है। इसके रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो R आपके पास क्या होगा? ABC/4 डेल्टा, ये इसका फार्मूला है। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पता हो और लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स ABC पता हो तो फिर आप कैपिटल R कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले एक बात आपसे डिस्कस हो रही थी कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जाए तो फिर ये जो कैपिटल R का फार्मूला है वो बड़ा प्रिसाइज फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा। देखें कैसे आ जाएगा। वैसे रेफरेंस के लिखता हूँ, ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो तो उसकी तीनों साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल, यानी तीनों को आप A ही लिख सकते हैं। और डेल्टा का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3a²/4। तो अगर ये MCQ आ जाता है, चूँकि अभी मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है, चैप्टर हमने क्लोज करना है। MCQ अगर आ जाए आपके पास कि इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, या यूँ कह लें कि सर्कम रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर जो सर्कम सर्कल बनता है उसका रेडियस अगर आपने कैलकुलेट करना है तो देखें क्या होगा। R = इस फार्मूले में ABC की जगह क्या आ जाएगा? A, तीनों A होंगे तो A³ बन जाएगा, और नीचे 4 डेल्टा है। डेल्टा आपके पास इसके बराबर है 4। अगर ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो सिर्फ ये रह जाएगा, तो नीचे ये लिख दें √3a²। तो आंसर आएगा A² कटने के बाद A/√3। अब जो भी A की वैल्यू होगी वो प्लेस कर दें तो कैपिटल R आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये खैर रेफरेंस के लिए मैंने कहा कि ये इस तरह MCQs में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। एज इट इज़ ये फार्मूला भी आपके MCQs में आ सकता है। और सर्कम सर्कल को मैं रिपीट कर दूं कि सर्कल वो वाला सर्कम सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। आगे चलते हैं। कैपिटल R को सर्कम रेडियस कहा जाता है, चूँकि ये रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, और इस पॉइंट को जो इसका सेंटर है इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। आगे आ जाते हैं इन सर्कल के ऊपर, इसको इनस्क्राइब सर्कल भी कहते हैं और इसको सर्कमस्क्राइब सर्कल भी कहते हैं। इनस्क्राइब सर्कल क्या होता है? ट्राइंगल के अंदर इस तरह से एडजस्ट हुआ होता है, फिट हुआ होता है कि सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को इंटरनली टच कर रहा होता है। इस सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, और इसके रेडियस को हम उस तरह जिस तरह उसका स्टैंडर्ड कैपिटल R है, इसका स्टैंडर्ड हमने स्मॉल r देखा होगा, बुक में ये रखा हुआ है। तो स्मॉल r जो है ये इक्वल होता है डेल्टा/S के, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S, यानी पेरीमीटर का हाफ।
जिस तरह मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी है, ऐसा क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी आ सकता है जिसमें आपने स्मॉल आर कैलकुलेट करना हो, तो वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम इन रेडियस भी कहते हैं, यानी इन रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ इन सर्कल। और ये दो पढ़ने के बाद अब हम एक और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं ई सर्कल। ई सर्कल का जो सेंटर होगा उसको ई सेंटर और रेडियस को हम ई रेडियस कहेंगे। वो चूँकि 3 होंगे इसलिए हम उनको ई रेडियाई बोलेंगे। तो अभी वो भी आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ ताकि वो भी हम स्टडी कर लें। अच्छा जी, अब थर्ड नंबर लिखे। थर्ड नंबर मैंने लिखा है रेडियस ऑफ ई स्क्राइब सर्कल भी कहते हैं इसको, एक्स सर्कल भी कहते हैं, या इसको हम जो तीसरा इसका ऑप्शन है वो हमारे पास है ई सर्कल। ई स्क्राइब, एक्स सर्कल या सिर्फ ई सर्कल कहते हैं। अब ये होता क्या है, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की एक साइड को टच करेगा एक्सटर्नली यानी बाहर से, और दो जो उसकी प्रोड्यूस्ड साइड्स होंगी उनको टच करेगा इंटरनली। जैसे आप इस सर्कल को देखें, ये ए वर्टेक्स के अपोजिट है स्मॉल ए, लेंथ जो होती है आमतौर पर यूजुअली जो हम लिखते हैं। अगर ये स्मॉल ए को टच कर रहा है, देख सकते हैं आप कि बाहर से टच कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल टच कर रहा है स्मॉल ए को, एक साइड को, यानी कि टच कर रहा है एक्सटर्नली। और ए बी को प्रोड्यूस किया हुआ है, ए सी को भी प्रोड्यूस किया हुआ है, उन दोनों को ये टच कर रहा है अंदर से इंटरनली। यानी दो साइड्स जो प्रोड्यूस्ड हैं उनको इंटरनली टच करेगा, और एक साइड जो उसकी ओरिजिनल है उसको टच करेगा ये एक्सटर्नली। तो ये 3 ऑप्शन हैं, या ये ए साइड को टच करेगा जब ये ए वर्टेक्स के अपोजिट होगा, या ये बी साइड को टच करेगा जब ये बी वर्टेक्स के अपोजिट होगा, और या ये सी साइड को टच करेगा जब ये सी वर्टेक्स के अपोजिट होगा। तो 3 ऑप्शन होने की वजह से ये 3 तरह के सर्कल एक ट्रायंगल के साथ एसोसिएट करते हैं। तो अगर ये टच करेगा ए साइड को तो इसका रेडियस जो होगा, जिसको हम ई रेडियस बोलेंगे, एक अगर होगा, तीनों को हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म में ई रेडियाई। तो रेडियाई बेसिकली रेडियस का प्लूरल है। तो हम एक अगर हुआ ए वर्टेक्स के अपोजिट टच करेगा स्मॉल ए को, तो उसका रेडियस R1 से डिनोट करेंगे और लिखेंगे हम उसको यूँ, R1 इज़ इक्वल टू, जिस तरह देखें स्मॉल r था डेल्टा बाय एस, उसी तरह स्मॉल r1 क्या होगा, डेल्टा बाय एस माइनस ए, चूँकि इसका लिंक ए के साथ है। अब आप समझ गए होंगे जो R2 होगा, जो उस सर्कल का रेडियस होगा जो टच करेगा बी के अपोजिट साइड को एक्सटर्नली, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाय एस माइनस बी, यानी ए का लिंक R1 से, बी का लिंक R2 से। और इसी तरह R3 जो होगा ये डेल्टा बाय एस माइनस सी हो जाएगा। इनको ई रेडियाई बोलते हैं, सर्कल को ई सर्कल, स्क्राइब सर्कल या एक्स सर्कल कहते हैं, और सेंटर को हम, जिस तरह इसको सरकम सेंटर, इसको हमने कहा था इन सेंटर, इनको हम एक्स सेंटर कहते हैं। ये जो 3 ओ लिखे हुए हैं इनको हम कहेंगे एक्स सेंटर। तो ये कुछ चीज़ें इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। अब ये 3 तरह के हमारे कोर्स में फार्मूलाज थे, स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1, R2, R3 का, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके सामने। अब देखते हैं कि इससे रेलेवेंट क्या MCQs बन सकते हैं, फिर जो फर्दर चीज़ें हैं फार्मूलाज वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा जी, ये जो अभी हमने काम पढ़ा है स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3 से रिलेटेड, उससे 1-2 MCQs मैं बनाता हूँ ताकि उनकी एप्लीकेशन आपको समझ आए। वैसे तो आपको सिंपली कैलकुलेट करने का भी कहा जा सकता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर या R1, R2, R3, और उनसे रेलेवेंट MCQs भी बन सकते हैं। तो मैंने लिखा है कि एक स्पेशल केस है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जिसमें तीनों साइड सेम होती हैं और तीनों एंगल भी 60-60 के होते हैं, तो इसके अंदर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है और R1 है, इनकी जो रेशो होती है वो 1:2:3 होती है। इसी तरह अगर पूरा लिखा जाए, यानी स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1, R2, R3, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ABC सेम होगा इसलिए R1, R2, R3 भी सेम होगा, चूँकि ये डिपेंड ही ABC पे करते हैं। तो फिर रेशो होगी 1:2:3 और फिर आगे फिर 3 आएगा और फिर 3। ये तीनों जो 3 हैं ये असल में इन तीनों की जगह पे आ रहे हैं रेशो में। तो ये कुछ हमारे पास दो रिज़ल्ट्स थे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ पर्टिकुलरली अटैच थे। अब हम एक MCQ बना लेते हैं ताकि ये रिज़ल्ट आपको और भी पता लगे कि किस फॉर्म में पेपर में आ सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ in an equilateral triangle ABC, स्मॉल r इज़ इक्वल टू, स्मॉल r को आप कोई भी नाम, कोई भी वैल्यू दे दें। लेट से मैं कहता हूँ कि स्मॉल r की वैल्यू है 8। देन वो आपसे अगर पूछे कि अगर स्मॉल r 8 है तो फिर कैपिटल R और R1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देन कोई भी पूछ सकता है, कैपिटल R पूछ ले या R1।
तो मैं आपसे कहता हूँ कि लेट से आपने वैल्यू फाइंड करनी है कैपिटल आर की। तो यहाँ से आप ऑब्ज़र्व करें कि स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रेशो है, 1:2। यानी आर अगर 1 होगा तो कैपिटल आर कितना होगा, 2 होगा, यानी उसका डबल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी। लेट्स से एक ऑप्शन हाफ वाला है, एक इसका 3 टाइम्स है, एक इसका डबल है और एक इसका 4 टाइम्स है। तो स्मॉल आर अगर 8 होगा तो कैपिटल आर उसका डबल है, 1:2 के हिसाब से बात करें तो कितना आंसर आएगा, 16, यानी इसका डबल। इसी तरह से वो आपसे दोनों का रिलेशनशिप पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि स्मॉल आर इज़ हाफ ऑफ कैपिटल आर, और वो कैन से 2 टाइम्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। स्मॉल आर कैपिटल आर का हाफ और जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर का डबल है। इसी तरह जो R1, R2, R3 होते हैं ये 1:3 में आते हैं, उसका 3 टाइम्स हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि स्मॉल R1 क्या होगा, तो वो इसका 3 टाइम्स होगा, यानी 1:3 है तो वो होगा 24। ये स्मॉल R1 का ऑप्शन होगा आपके पास। तो ये एक MCQ काफ़ी है, बाकी कुछ डिस्कशन हम जूम वाली क्लास में भी ऑनलाइन कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो लिखते हैं और लिखने के बाद देखते हैं किस तरह के MCQs आपके आ सकते हैं। फार्मूलाज जो बच गए हमारे पास वो कुछ हाफ लाज हैं, या यूँ कह लें हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। और आपको याद होगा आपने इससे पहले भी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 में, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एंगल थी। ये आइडेंटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ साइड्स हैं। तो मैं लिखता हूँ साथ ब्रैकेट में हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ साइड्स, यानी ये जो आइडेंटिटीज़ होंगी ये ABC की फॉर्म में होंगी। जो हमने चैप्टर 10 में पढ़ी थी वो अल्फ़ा, बीटा, गैमा उस फॉर्म में, यानी एंगल की फॉर्म में होती थी। तो एक एक आइडेंटिटी लिखना हाफ एंगल काफ़ी होगी, बाकी मैं आपको सिमिलर वे समझा दूंगा कैसे बननी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी हमें वो साइन की हाफ एंगल आइडेंटिटी है, साइन ऑफ α/2, और इसको हमने स्टडी करना है इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो साइन का जो फार्मूला है हमारे पास ये बनता है, वैसे तो आपको याद होगा ये 1 - cos α/2 हुआ करता था चैप्टर 10 में जो इन टर्म्स ऑफ एंगल था। यहाँ साइड्स की फॉर्म में होगा S - B S - C और डिवाइडेड बाय B × C। आप देखें ये अगर अल्फ़ा है तो यहाँ A मिसिंग है, तो यहाँ अगर बीटा हुआ तो यहाँ B मिसिंग होगा, बाकी दो आ जाएंगे, गैमा हुआ तो फिर C मिसिंग होगा। अब दूसरे नंबर पे इस तरह ये साइन का लिखा है, एक मैंने, बाकी दो खुद लिख सकते हैं आप। कॉस का जो हाफ एंगल फार्मूला होगा वो अगर समझने के लिए बात याद रखी जाए तो आप ये कह लें कि कॉस का हाफ एंगल फार्मूला जो है वो हीरोज़ फार्मूले की रिस्पेक्ट से इस फार्मूले का कम्प्लीमेंट होगा। यानी अगर इसमें लिखा हुआ S - B S - C तो हीरो फार्मूलाज में दो चीज़ें और थी, S × S - A, वो मिसिंग है। तो आप क्या करें, अल्फ़ा के लिए यहाँ आएगा S × S - A। अब अगर इन दोनों न्यूमरेटर को देखें तो ये दोनों न्यूमरेटर अगर इकट्ठे किए जाएँ तो ये डेल्टा यानी हीरो फार्मूले का जो फॉर्मेट है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे। बाकी देख लें, इसमें अल्फ़ा है तो सिर्फ A है, न्यूमरेटर में B और C नहीं है। अब उसमें अगर अल्फ़ा था तो उसमें जो न्यूमरेटर था उसमें A नहीं था। अब कॉमन बात यह है कि उसका और इसका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर वहाँ भी BC लिखा हुआ है अल्फ़ा में तो यहाँ भी अल्फ़ा में B × C लिखा होगा। तो जो न्यूमरेटर है वो अगर हम देखें तो वो हीरो फार्मूले का कम्प्लीमेंट है। आधा हीरो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है और आधा हीरो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है आपके सामने। आगे चलते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके आप जानते हैं कि हम tan बना सकते हैं, tan का हाफ एंगल फार्मूला tan α/2। अब जब मैं दोनों को डिवाइड करूँगा साइन ओवर काज तो आपको नज़र आ रहा है देख के कि BC जो डिनोमिनेटर है दोनों का ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा ये S - B S - C और डिनोमिनेटर में आपके पास जो काज वाली फॉर्मेशन है वो बच जाएगी। तो अगर आप tan को ऑब्ज़र्व करें तो ये पूरे का पूरा हीरो फार्मूला दो हिस्सों में लिखा हुआ है। आधा हीरो फार्मूला न्यूमरेटर में है और आधा लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। अल्फ़ा के लिए नीचे A होगा, B और C ऊपर होंगे, बीटा के लिए नीचे B होगा, A और C ऊपर होंगे, गैमा के लिए नीचे C होगा, A और B ऊपर होंगे। तो ये सारे फार्मूलाज कैपिटल R, स्मॉल r, R1, R2, R3, डेल्टा स्मॉल है जो S है वो, और ये तीन फार्मूले और फर्दर इनकी बाकी दो फॉर्म्स बीटा गैमा वाली, ये अगर आपको याद हो तो 12.8 सारी की सारी इन्हीं के ऊपर बेस करती है। अब हम लिखना शुरू करते हैं कुछ एक दो MCQs जो इससे रेलिवेंट हो ताकि हमें इन फार्मूलाज की जो एप्लीकेशन है वो भी समझ आ जाए। एक तो बात याद रखनी है कि ये फार्मूले एज़ इट इज़ भी पेपर में पूछे जाते हैं,
लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि 2 MCQs बनाए जाएँ ताकि इन फार्मूलों की एप्लीकेशन सही तरह आपको समझ आ सके। तो मैं लिखता हूँ MCQ आप लोगों के सामने। अच्छा जी, अब मैंने आप लोगों के सामने एक MCQ लिखा है, इफ़ इन एनी ट्राइंगल ABC S - B S - C जो है, यानी B और C का जो प्रोडक्ट है इन दोनों फैक्टर्स का, वो B × C के हाफ़ के बराबर है, तो फिर बताएं अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो आप ये पहले नोट करें कि B और C वाला यानी डिफरेंस B और प्रोडक्ट किस फार्मूले में नज़र आता है आपको। तो आप इन तीनों को ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये पहले फार्मूला जिसमें आपको B और C का डिफरेंस वाला प्रोडक्ट और B और C का प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं एक ही फार्मूले में। जब आपको पता है कि ये उसके हाफ़ के बराबर है, तो आप अगर इस BC को यहाँ ला के डिवाइड कर दें, ये देखें S - B S - C डिवाइडेड बाय अगर हम BC कर लें इधर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आपके पास 1/2 के। अगर ये 1/2 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सारा क्वोशंट लिखा हुआ है, ये सारे का सारा क्वोशंट आपके पास किसके इक्वल आ गया 1/2 के। और सिम्प्लीफाई करें तो 1/√2 आता है, यानी कि हमें समझ आ गई बात कि साइन α/2 1/√2 के बराबर है। अब जानते हैं आप कि साइन की ये वैल्यू 45 डिग्री पे होती है। इसका मतलब है α/2 जो होगा, यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि α/2, बल्कि यहाँ लिखता हूँ मैं, साइन α/2 आपके पास इक्वल आया 1/√2 के। तो यहाँ से आपको α/2 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या मिलेगी 45 डिग्री। अगर α/2 45 डिग्री है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन फिर यहाँ से होगा। तो एक MCQ ने इसका लिख दिया। इसके अलावा बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि बोर्ड के हवाले से और आपका एंटी टेस्ट के हवाले से याद रखना है आप लोगों ने कि जिन इस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जिसमें स्मॉल r, कैपिटल R, R1, R2, R3 ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये आपके MCQs के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक आध MCQ में आपको स्मॉल r, कैपिटल R लिखता हूँ ताकि उसकी भी आपको अवेयरनेस मिल जाए। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए मैंने एक MCQ लिखा है जो स्मॉल r, कैपिटल जो R1, R2, R3 इससे रिलेटेड है। वैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल r और कैपिटल R वाले क्वेश्चन हैं, R1, R2, R3 वाले भी, वो आपको 12.5, 12.8 जो है उसका अगर क्वेश्चन 4, 5 देखें तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वो आप लाजमी अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट पेज अगर आप देखें जो 12.8 का नेक्स्ट पेज है, क्वेश्चन 7 में भी आपको कुछ रिजल्ट्स के मिलेंगे, कुछ मैंने यहाँ लिख भी दिए। तो ये पेपर के वाले से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है आप लोगों की। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, या मैंने MCQ बनाया है कि इन चारों का जो प्रोडक्ट है स्मॉल r, R1, R2, R3 का, ये किसके इक्वल होगा। तो आप अगर ऑब्ज़र्व करें कि स्मॉल r क्या होता है हमारे पास डेल्टा/s, R1 क्या होता है डेल्टा/s - a, R2 क्या होता है डेल्टा/s - b, और R3 क्या होता है डेल्टा/s - c। तो ऊपर चारों डेल्टा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा डेल्टा⁴, और नीचे देखें s, s - a, s - b, s - c। अगर सिर्फ इसको यहाँ तक देखें तो अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर होता डेल्टा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ s - a, ऐसे मैं अगर लिख के बताऊँ आपको, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s - a, s - b और s - c, तो ये इक्वल होता है डेल्टा के। तो अगर हम स्क्वायर कर लें डेल्टा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अब आप देखें तो ये जो नीचे लिखा हुआ है s, s - a, s - b, s - c, ये आपके पास किसके इक्वल डेल्टा स्क्वायर के, तो यहाँ डेल्टा स्क्वायर लिखें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और कितनी बार बाकी बचेगी आपके पास डेल्टा स्क्वायर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा डेल्टा स्क्वायर। तो ये इस तरह के MCQ थे। आज का जो लेक्चर है वो मैं यहाँ क्लोज़ करता हूँ। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। चैप्टर 12 आप लोगों का हो गया है कंप्लीट। 12.8 से पिछले पेज पे कुछ चीज़ें आपको बोल्ड हुई इंफॉर्मेशन बेस्ड मिलेंगी। 12.8 से जो प्रीवियस पेज है, मैं सिर्फ एक आपको बोल के बताता हूँ। उसमें रेक्टिलिनियर रिजिड फिगर के बारे में कहा गया है। रेक्टिलिनियर रिजिड फिगर के बारे में, ये समझ लें कि किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट था, किसी बच्चे का फीडबैक था शायद, कि किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा गया था कि द ओनली रेक्टिलिनियर रिजिड फिगर इज़। तो रेक्टिलिनियर रिजिड फिगर जो आपके कोर्स में लिखी हुई है वो ट्रायंगल होती है। तो इसके बारे में वहाँ लिखा हुआ है। इस तरह कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन के हवाले से शेयर हुई हैं वहाँ पे। उसमें सर्कम सर्कल का सेंटर, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, इनको भी डिस्कस किया गया है। तो आप लोग उन चीज़ों को एक बार पढ़िएगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, जो जूम की लाइव क्लास होगी, क्योंकि आपके कोर्स में कुछ MCQs इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी आते हैं, तो आपका काम बनता है उनको भी तैयार करना। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।